I have called Mr. Jinnah the most important man in Asia. That was to ensure that you kept him spotless in your mind. Like all superlatives, the description is open to argument, but it is not really so far from the truth. India is likely to be the world's greatest problem for some years to come, and Mr. Jinnah is in a position of unique strategic importance. He can sway the battle this way or that as he chooses. His 100 million Muslims will march to the left, to the right, to the front, to the rear at his bidding, and at nobody else's. That is the point. Beverly Nichols, author of Verdict on India. आपने सही वक्त पर सही बात की है। I always follow the rules. मुझे अपने इंटरेस्ट के लिए छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड होना या डिवाइड करना पसंद नहीं। खैर बताइए, आपकी पोएट्री का क्या हाल है? मैंने काफी पोएम्स लिखी हैं, आप सुनेंगे? जरूर। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया को सुनना कौन पसंद नहीं करेगा? कुछ पोएम्स मैं खास तौर पर आपको सुनाना चाहती हूँ। जी, आपकी पोएट्री का जवाब नहीं। बस जरा मसरूफियत कम हो तो आई प्रॉमिस मैं जरूर सुनूंगा। बैरिस्ट्री और पॉलिटिक्स तो दोनों ही बहुत टाइम चाहते हैं और आप तो दोनों ही में इतने सक्सेसफुल हैं, तो फिर टाइम तो मुश्किल से ही मिलेगा। फिर भी उम्मीद तो की जा सकती है। हाँ, पाप देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। खैरियत, किसको आपकी बातें हो रही हैं? Here your book. Thank you. मेरा तो बस एक ही ख्वाब है। वो क्या? आजादी, फ्रीडम। ब्रिटिश डोमिनेशन से आजाद होने तक मैं ये केस लड़ता रहूंगा। आप हर वक्त पॉलिटिशियन या बैरिस्टर ही क्यों बने रहते हैं? बिल्कुल, आखिर आप इंसान भी तो हैं। यू आर ऑफ कोर्स करेक्ट, लेकिन इंसान की मंजिल ह्यूमैनिटी है और ह्यूमैनिटी की महराज आजादी। उफ, आप तो बस। थोड़ी देर के लिए बैरिस्ट्री और पॉलिटिक्स छोड़िए और मेरी एक छोटी सी पोएम सुनिए। जी जरूर। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में मुसलमानों की हालत जार देखकर उस सूबे को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। इस तरह मशरकी बंगाल में जहां मुसलमानों की अक्सरियत थी, हिंदुओं की बालादस्ती खत्म होने लगी।
है? आमी, शमसुद्दीन। तुम अपनी पढ़ाई खत्म करके आए हो? हाँ। तुम कैसी हो? जैसे सब है ऐसी आमी। बहुत दुबली हो गई हो। कहत में मोटाके हुए। मगर अब तो हालात बदल जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। कैसे अच्छे हो बे? अरे बंगाल तकसीम हो गया है, अब हमारा फायदा होगा। अंग्रेज बहादुर को तो पता ही नहीं था कि बंगाल तकसीम होने से मुसलमानों का कितना फायदा होगा। अगर उसे पता होता तो वो ये कभी भी ना करता। अब क्या होगा? की लाभ हो बे? पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ दिया है क्या? अरे ज़राई इलाका सारा मुसलमानों के हिस्से में आया है। अब हम अपना जूट धान हिंदू बनियों को कौड़िए के मोल नहीं बेचेंगे। अब अपनी मेहनत का पूरा टका वसूल करेंगे। हाँ। आमी जानी ना बंगाल तकसीम हो गया? हाँ, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 हिस्से कर दिए हैं। ईस्ट बंगाल हमारे हिस्से में आया है, मुसलमानों के। सोना उगलती हुई जमीन है। अब सारा सोना हमारा होगा। लगता है तुम काफी पढ़ गए हो। वो चाचा कहाँ है? वो नाव के घाट पे है। 2-4 टका कमा लेता है तो गुजारा होता है। उन 4 टका में से 2 टका बनिए के उधार में चला जाता है। मगर अब सब ठीक हो जाएगा और अगले बरस तो हमारा ब्याह भी हो जाएगा। हाँ। बनिए का उधार उतरेगा तो अब ना, वो तो बढ़ रहा है। नहीं कहा ना सब ठीक हो जाएगा। तो देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेके आया। देखो 4 साड़ियाँ हम भी जमा किए हैं। जहेज के लिए। लेकिन मैं चाचा को कह दूंगा कि मुझे कोई जहेज वहेज नहीं चाहिए। हाँ बस हमारा ब्याह कर दे। अरे तुम तो शहर में रह के बहुत बेशरम हो गए हो। अरे इतने दिन की सगाई है, अब ब्याह तो करना ही होगा। खाने को भात नहीं है और चले हैं ब्याह करने। अब बहुत भात होगा। मैं नौकरी करूंगा और मेरे प्रोफेसर साहब ने कहा है कि तुम यहीं आकर पढ़ाने लगना। कहा तुम फिर शहर चले जाओगे? बस थोड़े दिनों के लिए तो जाऊंगा।
देखो लैला, मैं तुमसे जितनी दूर भी रहूं, जितने अरसे भी दूर रहूं, मगर होता मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं। नहीं, तुम हमारे करीब नहीं होते हो, हम तुम्हारे करीब होते हैं। हमारा जिस्म यहां होता है, लेकिन हमारा साया तुम्हारे साथ साथ चलता है। अगर अब ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा साया नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी, समझी? कहा? सच? मैं घाट पे जा रहा हूं, चाचा से मिलता हुआ जाऊंगा और कह दूंगा कि अब की बार छुट्टियों में वो हमारा ब्याह कर दे, ठीक है ना? दिसंबर 1907 को भाई ने सूरत में कांग्रेस के उस इजलास में शिरकत की जिसमें स्वदेशी तहरीक पर इख्तिलाफात पैदा हो गए और कांग्रेस दो धड़ों में बट गई। एक एतदाल पसंद जिसके लीडर गोखले थे, दूसरा इंतहा पसंद जिसके लीडर बाल गंगाधर तिलक थे। हम मुसलमानों को किसी भी किस्म के सियासी हकूक देने के हक में बिल्कुल नहीं है। हमें अंग्रेज सरकार के खिलाफ आजादी की जंग लड़नी है। इस कारण सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। वाह वाह, यह भली बात हुई। हम लोग अक्सरियत में हैं, तो फिर हमें मुसलमानों को अपने साथ मिलाने की क्या जरूरत है? जरूरत है इसलिए कि मुसलमान भी हिंदुस्तान के वासी हैं और बहुत बड़ी तादाद में हैं, और फिर हमारे डिफरेंसेस से अंग्रेज सरकार को फायदा हो सकता है। अगर अंग्रेज सरकार ने मुसलमानों की हिमायत की तो हम शिद्दत से उसकी मुखालफत करेंगे। मिस्टर जिन्ना, आप कुछ कहना चाहेंगे? मिस्टर प्रेसिडेंट, मिस्टर गोखले की बात माकूल है, आई सेकंड हिम। और मिस्टर तलक से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता। नाइनटीन 1909 में मंटो माले इस्लाहात का ऐलान हुआ तो जुदागाना इंतखाब का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया और मुसलमानों को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने का हक दे दिया गया। इन इस्लाहात के बाद वाइसरॉय की इंतजामी काउंसिल के बजाय एक वसी इदारा इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वजूद में आया और भाई बंबई प्रेसिडेंसी से काउंसिल के लिए मुसलमानों की नशिस्त पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। मिस्टर मेहता, एक बड़ी गुड न्यूज है। वो अपने मोहम्मद अली जिन्ना है ना, वो मुस्लिम सीट पर काउंसिल के मेंबर इलेक्ट हो गए हैं। वाकई ये तो बड़ी खुश खबर है। मिस्टर जिन्ना की ये खास तो खूबी है कि वो सारे हिंदुस्तान के लोग में बहुत पॉपुलर है। हाँ, बेसिकली वो ह्यूमन राइट्स के बिलीवर है और उनकी यही खूबी मुझे बहुत पसंद है। तो फिर चले उन्हें मुबारकबाद देने? नहीं, सिर्फ मुबारकबाद नहीं देनी, उनसे खाना भी खाना है। आइए। हाँ भाई फातिम, तो ये बताओ कि तुम्हारी कॉन्वेंट की स्टडीज तो खत्म होने वाली हैं, तो अब क्या इरादा है? भाई वो जुलेखा है ना। कौन? वो तुम्हारी फ्रेंड? वो डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले रही है, मुझे भी पसंद है। डेंटल कॉलेज? नॉट अ बैड आइडिया। हमारा तो फायदा है, दांत में कुछ भी फंसा और डॉक्टर फाती को आवाज दी। थैंक यू ऑनरेबल मोहम्मद अली जिन्ना। ऑनरेबल? क्यों नहीं,
आखिर आप गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्शन जीतकर ऑनरेबल रुकन बने हैं। वैसे ऑनरेबल मोहम्मद अली जिन्ना को शायद अब शेक्सपियर पढ़ने का वक्त ना मिले। वक्त क्यों नहीं मिलेगा? उसका वक्त अलग है। ऑनरेबल मोहम्मद अली जिन्ना अपनी ऑनरेबल बहन फातिमा को शेक्सपियर जरूर सुनाएंगे। वसंत। जी साहब। कॉफी लाओ और शेक्सपियर भी। अभी लाता हूं साहब। थैंक यू वंस अगेन ऑनरेबल मोहम्मद अली जिन्ना। यू आर वेलकम। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का इब्तिदाई इजलास 25 जनवरी 1910 को कलकत्ता में मुनक्किद हुआ। काउंसिल में भाई के इब्तिदाई मोहसिन मिस्टर मैकफर्सन लॉ सेक्रेटरी थे, लेकिन जाती मफाद पर कौमी मफाद को कुर्बान करना भाई के मिजाज में न था। चुनाचे जहां उन्होंने मुसलमानों के वक्फ बिल के बारे में हुकूमत का मौक़िफ़ दरियाफ्त किया, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के क़याम पर जोर दिया, वहीं जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के साथ किए जाने वाले नारवा सलूक पर वाइसरॉय लॉर्ड मंटो से भी टक्कर ले बैठे। तो साउथ अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के साथ जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो बहुत सख्त और जालिमाना है। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, मैं आपको वार्न करता हूं कि आप लफ्जों को केयरफुली यूज करें। आपका ये लफ्ज जालिमाना एक सख्त लफ्ज है और एक फ्रेंडली कंट्री के खिलाफ है। सर, मैं इससे भी ज्यादा सख्त लफ्ज कहता, बट आई नो द रूल्स ऑफ द काउंसिल। लेकिन ये मैं फिर कहूंगा कि जो ट्रीटमेंट हिंदुस्तानियों के साथ साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है वो बहुत हार्श है और इस बात पर दो ओपिनियन नहीं हो सकते। ये पहला मौका था कि एक गैर सरकारी मुंतखब रुकन ने काउंसिल में ऐसा जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया और वाइसरॉय की आंखों में आंखें डालकर बात की। अखबारात में बड़ी बड़ी सुर्खियां लगाईं और भाई की मकबूलियत में और इजाफा हो गया। आसमा, सुना है तुम्हारे भाई की काउंसिल में वाइसरॉय के साथ झड़प हो गई? हाँ, झड़प तो हो गई। भाई सच कहते हुए कभी नहीं झिझकते, ख्वाह उनके सामने कोई भी हो। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जीते रहो बेटा, आओ बैठो। लगता है यहाँ पर भी जिन्ना साहब और वायसराय की झड़प पर ही डिस्कशन हो रहा है। बिल्कुल ठीक। क्यों, आपका कोई एतराज है क्या? नहीं जनाब, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। मैं तो ये अखबार लेकर आया था, इसमें इस झड़प की पूरी तफसील है। ये कौन सा अखबार है? ये नया अखबार है, कॉमरेड, मोहम्मद अली जौहर साहब ने जारी किया थी। वेरी गुड। खबर भी डिटेल से है और रिटन एक्सप्रेशन तो बहुत ही अच्छा है। जी। ये अखबार मुझे भी दिखाना बेटा। अच्छा, ये देखिए। वैसे मैं ये समझता हूं कि जिन्ना साहब को वायसराय से टक्कर नहीं लेनी चाहिए थी। वो क्यों? वो उन्हें काउंसिल से निकाल सकता है। जी नहीं, भाई इलेक्टेड मेंबर है, कोई नॉमिनेटेड मेंबर थोड़ी है। उसी साल बरतानिया के शाह एडवर्ड हफ्तुम का इंतकाल हो गया और जॉर्ज पंजुम बरतानिया के ताजदार करार पाए और उसी साल के आखिर में लॉर्ड मंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंग को हिंदुस्तान का वाइसरॉय मुकर्रर किया गया। भाई कांग्रेस के इजलास में शिरकत के लिए इलाहाबाद गए, जिसमें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस की तजवीज पेश हुई, मगर कांग्रेस के इंतहा पसंद अनासिर ने शिद्दत से मुखालिफत की और फौरी तौर पर एक तंजीम ऑल इंडिया हिंदू सभा बना ली ताकि इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के फैसले को गैर मौसर बनाया जा सके। मिस्टर जिन्ना, मैं आपसे पूछना भूल गया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से आप किस हद तक सेटिस्फाइड हैं? यूनिटी में तो सबकी भलाई है, लेकिन कांग्रेस के कई लीडरों में एथनिक प्रेजुडिस पैदा हो गया है। ओहो, फिर तो one can always try। अच्छा, चंद रोज में किंग जॉर्ज V का कोरोनेशन दरबार है दिल्ली में। लेट अस सी उन्हें इंडियंस की वेलफेयर का कितना ख्याल है। मगर इससे पहले काउंसिल का इजलास भी तो है। हाँ, वो तो है। आइए प्लीज।
कौंसिल के आइंदा इजलास में गोपाल कृष्णा गोखले ने इब्तदाई तालीम का बिल पेश किया और हुकूमत ने मुखालिफत की तो भाई ने बिल की हिमायत में हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की। सर, आई वुड लाइक टू आस्क विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, क्या आप वाकई एजुकेशन को बगावत समझते हैं? क्या आप करोड़ों लोगों को इसीलिए इलिटरेट रखना चाहते हैं कि वो अपनी राइट्स ना मांगे? क्या यही इंसानी जज्बा है? क्या यही ह्यूमैनिटी है? सर, इट इज योर ड्यूटी कि आप अवाम की एजुकेशन का इंतजाम करें। अगर इस फर्ज को पूरा करने में कुछ लोगों को नाराज करना हो या कुछ खतरा भी हो तो इसको फेस करना चाहिए। भाई वाइसरॉय ने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं दिया। सच का कोई जवाब नहीं होता। साहब, आप तो बहुत बहादुर हैं। बहादुर? मैं नहीं, बाजार में सब लोग यही कह रहे हैं। तो और क्या, भाई हमेशा सच बोलते हैं और सच्चा आदमी हमेशा बहादुर होता है। चलें भाई, कॉफी पीते हैं और फिर शेक्सपियर पढ़ेंगे। नहीं, आज शेक्सपियर नहीं। वो क्यों? इसलिए मुझे वक्फ बिल को स्टडी करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर ये मसला है क्या? हाँ, ये तो बहुत लोगों के जहन में था। मौलाना शिबली ने बहुत क्लियरली इस पर लिखा है। ये चलो तुम खुद पढ़ लो। शरई मसला है कि अगर कोई शख्स अपनी जायदाद खुदा की राह में फकीरों और गरीबों के लिए इस तरह मखसूस करते कि असल जायदाद हमेशा महफूज रहे, यानी ना फरोख्त हो सके, ना हिबा हो सके, ना विरासत में मिल सके, बस इसका मुनाफा मोहताजों और गरीबों को मिलता रहे, तो इस मामले का नाम वक्फ है। वक्फ या ट्रस्ट की सूरत और मज़ाहिब में भी है, मगर इस्लाम ने वक्फ में औलाद और अजीज़ों को भी शामिल किया है, क्योंकि इस्लाम में आल औलाद की परवरिश करना और गरीब अजीज़ों की मदद करना इंसान का असली फ़र्ज भी है और सवाब का काम भी। बिल्कुल ठीक। तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि प्रॉपर्टीज पर वारिसों में झगड़े हुए और कोर्ट्स तक पहुंचे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वक्फ को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। इलीगल? वो क्यों भाई? क्योंकि उनके समझ में नहीं आता था कि खुद अपनी औलाद और रिलेटिव्स को कुछ देना सवाब और खैरात कैसे हो सकता है। अंडरस्टैंड? टोटली अंडरस्टूड। उस जमाने में मुसलमानों में विरासत और वक्फ के सिलसिले में बड़ी बेचैनी पाई जाती थी। मुसलमान चाहते थे कि उनकी विरासत और वक्फ का फैसला इस्लामी कवानीन के मुताबिक हो, न कि अंग्रेजी कवानीन की रूह से, क्योंकि अंग्रेजी और मुस्लिम कवानीन में जमीन आसमान का फर्क था। चुनाचे भाई जो कानूनदान के साथ साथ एक पार्लियामेंटेरियन भी मशहूर हो चुके थे, उन्होंने मुस्लिम औकाफ और वक्फ अलल औलाद को इस्लामी अहकामात की रोशनी में कानूनी हैसियत देने के बारे में पहले प्राइवेट बिल का मुसव्विदा कौंसिल में पेश किया और अपनी मुदल्लिल तकरीर में बिल पेश करने के पस मंजर की वजाहत भी की, और बिल इतने मौसर अंदाज में पेश किया कि कौंसिल के अरकान उसकी तरफ तवज्जो देने पर मजबूर हो गए। The government is assured कि अगर मुसलमान सजेशन दें, ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। आई हैव टॉक्ड टू मुस्लिम लीडर्स एट लार्ज। मुस्लिम लीग ने भी अपनी लेटेस्ट मीटिंग्स में इसका डिमांड किया है। तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नदवतुल उलमा ने भी इसकी फेवर में ड्राफ्ट भेजा है, जिस पर पूरे मुल्क के लाखों मुसलमानों के सिग्नेचर्स हैं। मैंने मुमताज आलिम मौलाना शिबली से भी डिस्कस किया है, और इन सब की रोशनी में आई वुड हम्बली लाइक टू सबमिट कि यह फैसला मुसलमानों के रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेरेंस है और इससे मुसलमानों की फीलिंग्स हर्ट हुई हैं। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर सीरियसली और मुसलमानों के लिए वो कानून बनाएं जो मोहम्मदन लॉज के मुताबिक हों। थैंक यू। उसी साल बरतानिया के बादशाह जॉर्ज पंजुम की ताजपोशी का दरबार दिल्ली में हुआ, तो उसमें जॉर्ज पंजुम और मलका मैरी ने खुद शिरकत की। वहां जॉर्ज पंजुम ने जहां ये ऐलान किया कि आइंदा कलकत्ता के बजाय दिल्ली दारुल खिलाफा होगा, वहां बंगाल की तकसीम का फैसला भी वापस ले लिया।
इससे पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं के घरों में खुशी के चिराग जलाए गए, जबकि मुसलमानों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई और उन्होंने इसे खुला जुल्म करार दिया। तुम तो कहते थे सब ठीक हो जाएगा, जमीन का सोना हमारी गोद में आ जाएगा। लेकिन ये हमारी भूल थी। हम समझते थे कि सदियों से साथ रहते रहते हमारे और हिंदुओं के दिल के रिश्ते बंध गए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। न दिल के रिश्ते बंधे, ना जमीन के। बंगाल तकसीम हुआ तो क्या हुआ, कितना खून खराबा हुआ, कितना शोर मचा। किस लिए? सिर्फ इसलिए ना कि इसमें मुसलमानों का फायदा था। मैं जानती हूं, मगर तुम तो साल भर के वास्ते गए थे, 4 साल बाद लौट कर आए हो। कहते थे तुम हर घड़ी हमारे साथ रहती हो। अगर हम हर घड़ी तुम्हारे साथ होते तो तुम हमारी पुकार ना सुनते। सुनती थी, हर रोज सुनता था, लेकिन जमीन की पुकार, कौम की पुकार, हसीनों की पुकार थी। मैंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। अपने हक के लिए लड़ रहा हूं, अपने बंगाल के लिए लड़ रहा हूं। अरे किस से लड़ोगे तुम? जब तो देर हो रही है, तो 2 ताकतों से लड़ना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, 1-2 साल में हम अपना हक हासिल करके रहेंगे। जब तक मैं कहां होंगी? 6 साल पहले जो थी वो अब नहीं रही। मैं टूट रही हूं अंदर ही अंदर। तुम ऐसा तो मत कहो, मुझे तो जानती हो तुम, मेरा यकीन करो। हाँ, तुम्हारा तो यकीन है, लेकिन कब तक? लड़कियों की उम्र ढलते हुए सूरज की तरह पल भर में डूब जाती है। मैं अपना उजाला लेकर तुम्हारी तरफ बढ़ी थी, मैं अपना अंधेरा तो तुम्हें नहीं दूंगी। मैं नगर नगर फिरता रहता, सुबह यहां तो शाम कहीं और। तुमसे ब्याह कर भी लूं तो तुम तो फिर भी मुझसे दूर ही रहोगी। हाँ, मैं जानती हूं कि तुम आने वाले वक्त के लिए उजाला ला रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन उजालों की तलाश में बहुत दूर निकल जाओ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं अपनी जमीन को भी दुल्हन की तरह देखना चाहता हूं। तो क्या तुम चले जाओगे? हाँ, जाना है, बहुत दूर जाना था। एक लंबा चक्कर काटकर सिर्फ तुम्हें देखने चला आया। अगर अब कभी ऐसा हो कि किसी दूसरी मंजिल की तरफ से इधर लौटो और मैं ना मिलूं, तो तुम ये मत समझना कि
मैंने तुम्हें याद नहीं किया। मैं आखिर वक्त तक तुम्हें पुकारती रहूंगी। ऐसा मत करना, ऐसा हरगिज मत करना। मेरा इंतजार करना, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक लड़की दुख, भूख और तन्हाई से निढाल अपनी चौखट पर चिराग जलाए मेरा इंतजार कर रही है। उस चिराग को बुझने मत देना, बुझने मत देना। भाई कौंसिल में पेश किए हुए अपने मुस्लिम वक्फ बिल के हवाले से भी बहुत फिक्रमंद थे। इस सिलसिले में उनका मुमताज आलिम दीन मौलाना शिबली से भी राब्ता हुआ। मियां, आपने मुस्लिम वक्फ बिल बहुत मौसर तौर पर पेश किया है, लेकिन काउंसिल में तो आपकी रुकनियत खत्म होने वाली है। मैं मेंबर ना भी रहा, मगर इस बिल को पास करने के लिए जो हो सका वो करूंगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए कुछ वक्त निकालें। भाई, मैं तो अपनी तसनीफ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में बहुत मसरूफ हूं, लेकिन मुस्लिम बिल के लिए मेरी खिदमत हाजिर है। मैं चाहता हूं कि ये बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वो जल्द उसका जायजा ले लें। हाँ भाई, ये तो बहुत जरूरी है। इसी तरह यह बिल जल्द मंजूर हो सकता है, मगर मेरी टर्म में ये काम ना हो सका तो आप प्लीज नए मेंबर से भी इसी तरह कांटेक्ट रखें जिस तरह मेरे साथ रखा है। हाँ बेटा, क्यों नहीं। देखो ना, मेरे बंबई में क़याम का एक बुनियादी मकसद यही बिल ही तो है। शुक्रिया। अच्छा ये बताइए, सीरत पर आपकी किताब किस स्टेज पर पहुंची है? अरे मियाँ, अभी तो निस्फ के लगभग ही हुई है। तबीयत जरा खराब रहती है, इसलिए रफ्तार जरा सुस्त है। अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। मैं तो नदवतुल उलमा की मोतमदी से भी इस्तीफा दे रहा हूँ ताकि पूरी तवानाई के साथ सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी तवज्जो मरकूज कर सकूं। जरूर, लेकिन मुझे मुस्लिम वक्फ बिल के सिलसिले में भी आपकी गाइडेंस दरकार होगी। हाँ, इसके लिए मैं हाजिर हूँ। थैंक यू। बरतानवी हुकूमत के खिलाफ लिखने पर जस्टिस डावर ने कांग्रेस के इंतहा पसंद ग्रुप के रहनुमा बाल गंगाधर तिलक को सजा दी तो हुकूमत ने जस्टिस डावर को सर का खिताब दिया। बम्बई बार एसोसिएशन ने खिताब मिलने पर उनके एजाज में एक इशाइये का एहतमाम किया, लेकिन जब उसका सर्कुलर भाई के पास पहुंचा तो हरचंद भाई कांग्रेस के मोतदल मिजाज ग्रुप से ताल्लुक रखते थे, मगर उन्होंने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और उस पर लिख दिया, बार एसोसिएशन को शर्म आनी चाहिए कि उसने एक ऐसे शख्स के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया है जिसने हुकूमत की खुशनुदी के लिए एक कौमी रहनुमा को सजा दी और सिले में सर का खिताब पाया। जस्टिस डावर को यह बात इंतहाई नागवार लगी और उन्होंने भाई को चेंबर में तलब कर लिया। मिस्टर जिना, मैं आपसे अदालत में किस तरह पेश आता हूँ? बहुत अच्छी तरह मिस्टर जस्टिस डावर। आपको मुझसे कोई जाती शिकायत है? नॉट एट ऑल। अगर मैं आपसे अच्छी तरह पेश आता हूँ और आपको कोई शिकायत भी नहीं है तो फिर वो सर्कुलर पर नोट क्यों लिखा? इसलिए कि मैं उसे सच समझता हूँ। आपके कोर्ट में जिस तरह इस केस की हियरिंग हुई है, इट इज नॉट सैटिस्फैक्टरी फॉर मी। लिसन मिस्टर जिना, मिस्टर तिलक तो कांग्रेस में आपके मुखालिफ ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। मुखालिफ क्या? अगर आप मेरे दुश्मन को भी गलत सजा देते मैं प्रोटेस्ट करता। इसकी वजह? असूल। I always do everything on the principles of morality. आप जा सकते हैं। Thank you. फातिमा, जस्टिस डावर के बारे में जिना साहब की ओपिनियन ने तो एक हलचल मचा दी है।
एक्चुअली भाई मॉरल वैल्यूज पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। दैट इज व्हाई ही इज सच अ सक्सेसफुल बैरिस्टर। आइडियली तो तुम्हें भी लॉयर होना चाहिए, आखिर तुम उनकी बहन हो। अरे नहीं भाई, मुझे तो वकालत से बिल्कुल दिलचस्पी नहीं। हाँ, और तुम उनकी तरह ज़हीन भी तो नहीं हो ना। हाँ, जिन्ना साहब तो वाकई बहुत ब्रिलियंट है। अरे अम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी, ज़हीन तो ये भी बहुत है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इसे लॉयर होना चाहिए। तुम किसी अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? अच्छा, मैं तो लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लूं और तुम स्टडीज छोड़ रही हो। स्टडीज मैं कहाँ छोड़ रही हूँ? अरे तुम्हारी शादी की डेट फिक्स नहीं हो गई? नहीं, डेट फिक्स नहीं हुई, लेकिन सफीर के घर वाले बहुत जल्दी कर रहे हैं। हालांकि मैं उनसे कह रही हूँ कि इसे तालीम मुकम्मल करने दें। क्यों करूँ, आखिर मेरी सगी बहन का बेटा है। अस्सलाम वालेकुम। लो, सफीर भी आ गया। थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अरे ये आज आप दो अखबार कौन से ले आए? ये है मौलाना अबुल कलाम आजाद का अखबार अल हिलाल, ये कलकत्ता से शाया हुआ है। और ये मौलाना जफर अली खान का अखबार है जमींदार, ये लाहौर से निकला है। जरा दिखाइए। देखें। चलो बैठो। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं और दोनों ही तहरीक आजादी की भरपूर तर्जुमानी करते हैं। ये जिन्ना साहब के बारे में क्या खबर है? ये वही जस्टिस दावर वाली खबर है। भाई जिन्ना साहब ने तो लोगों के दिल जीत लिए। वाकई जिन्ना साहब को तो लोगों के दिल जीतने का हुनर आता है। ये हुनर तो सफीर को भी आता है। अरे कहाँ आता है, अगर आता होता तो अब तक तारीख तय ना हो गई होती। दिसंबर 1912 को भाई ने पहली बार मुस्लिम लीग काउंसिल के इजलास में खुसूसी दावत पर शिरकत की और मुस्लिम लीग के नस्बुलैन में रद्द-बदल और उसको नए सिरे से मुरतब करने में अहम किरदार अदा किया। आईनी तरीकों से मौजूदा इंतजामी ढांचे में मुनासिब इस्लाहात के जरिए हिंदुस्तान में मौजूद हुकूमत खुद इख्तियारी यानी सेल्फ गवर्नमेंट के निज़ाम का क़याम और इस सिलसिले में दीगर अक़वाम और मुसलमानों के दरमियान कौमी इत्तेहाद की रूह को फरोग़ देना। जनाब सदर, हम आपके इजाज़त से ये कहना चाहते हैं कि मौजूद हुकूमत खुद इख्तियारी पर मुझे एतराज़ है, क्योंकि ये फिक्रा बेमानी है। इससे अवाम को ये तासुर मिल सकता है कि हिंदुस्तान नौ आबादियाती निज़ाम के तर्ज पर हुकूमत खुद इख्तियारी का तालिब है। मिस्टर प्रेसिडेंट, इस पॉइंट पर मैं ये कहना चाहता हूं कि कॉलोनियल तर्ज पर सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया के लिए नामुमकिन है। इंडिया के प्रॉब्लम्स उन ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जहां कॉलोनियल तर्ज पर सेल्फ गवर्नमेंट कायम है। मैं मिस्टर मजहरुल हक से यह पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के लिए मौजूद हुकूमत खुद इख्तियारी का फिक्रा किस तरह बेमानी है। अगर ये इंग्लिश लैंग्वेज का मिजाज जानते हैं तो इन्हें मालूम होगा कि सेल्फ गवर्नमेंट के माने अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए हैं और इसका सेहरा मुस्लिम लीग के सर होगा कि उसने ऐसा नुस्ख प्लान पेश किया जिसे कांग्रेस भी बहुत जल्द अडॉप्ट कर लेगी। मगर मेरे ख्याल में अभी हुकूमत खुद इख्तियारी का वक्त नहीं आया है। आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कल सुबह ही खुद मुख्तारी मिल जाए। ये नुस्ख प्लान तो एक आइडियल है जो कौम के सामने रहना चाहिए, चाहे वो 1 सेंचुरी में हासिल हो। मैं मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के ख्यालात से मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए इस करारदाद की भरपूर हिमायत करता हूं।
और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इसे मंजूर करें। आपको मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? मुझे खुशी है आज के इजलास में यह करारदाद मुत्तफाका तौर पर मंजूर हुई। वसंत जी, मेरा ख्याल है ये तस्वीर इधर दीवार पे लगा दो। ये क्या ख्याल है, उधर ना लगा दूं साहब? भाई तुम अपने मशवरे मिस्टर जिना के लिए संभाल के रखो। इस वक्त तो वो करो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। अच्छा साहब। वैसे तस्वीरों के बारे में आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। बस एक यही शौक है हमारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? भाई देखिए, आप कैसी अच्छी अच्छी तस्वीरें लाए हैं। तुमने मिस्टर उमर सुबानी का घर नहीं देखा, बिल्कुल आर्ट गैलरी लगता है। फिर तो मैं जरूर देखूंगी। मोस्ट वेलकम। आपका अपना घर है। साहब, इस तस्वीर के लिए मैंने कहा था कि ये इधर नहीं उधर ज्यादा अच्छी लगेगी, पर साहब। ठीक है, मशवरा तुम्हारा भी बुरा नहीं है, लेकिन मिस्टर सुबानी पेंटिंग्स के बारे में तुमसे और मुझसे भी बेहतर जानते हैं। ठीक है साहब, आप कहते हैं तो ठीक है। पेंटिंग्स की बातें छोड़ो, चाय पिलाओ। आइए मिस्टर सुबानी। प्लीज। थैंक यू। प्लीज। लगता है बहुत थक गए हैं आप। मसरूफ भी तो बहुत रहते हैं। हाँ, कभी कभी टायर्डनेस हो जाती है। मसरूफियत के बाइस आपकी सेहत बहुत मुतासिर हुई है। बिजी होना अच्छी बात है, न बस पर्पसफुल होना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में आपको चेंज ऑफ क्लाइमेट की सख्त जरूरत है। अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुस्लिम वक्फ बिल। लेकिन भाई एक वादा करें। कि वादा? कैसा वादा? यही कि वक्त मिलते ही आप चेंज ऑफ क्लाइमेट के लिए जरूर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, टाइम मिलेगा तो मैं जरूर सोचूंगा। थैंक यू भाई। भाई ने जो मुस्लिम वक्फ बिल पेश किया था वो मुसव्वदा कानून अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि कौंसिल से उनकी रुकनियत की मियाद खत्म हो गई। वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने वक्फ बिल की तकमील की गरज से उनको मज़ीद 3 साल के लिए इंपीरियल काउंसिल का रुकन नामजद किया, क्योंकि उन्हें यकीन था कि इंतखाबात के नतीजे में भी भाई ही काउंसिल के रुकन बनेंगे। हालांकि भाई को वाइसरॉय ने नामजद किया था, मगर काउंसिल के आइंदा इजलास में भाई ने मुस्लिम वक्फ बिल और मुसव्वदा ज़ाब्ता फौजदारी के हवाले से वाइसरॉय की आंखों में आंखें डालकर बात की। सर, गवर्नमेंट पर क्रिटिसाइज करना मेरा हक है। गवर्नमेंट पर साफ और सच्ची तनकीद करना मेरा कीदा है। However, I do believe कि हर एजुकेटेड शख्स का फर्ज है कि जब गवर्नमेंट कोई सही स्टेप ले उसे कोऑपरेट किया जाए। शुक्रिया। आप कुछ और तो कहना नहीं चाहते? यस एक्सेलेंसी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि मुस्लिम वक्फ बिल पर सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट जल्द से जल्द अडॉप्ट की जाए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि मुसलमानों पर मोहम्मदन लॉज नाफिज करें और इसमें डिले ना करें, क्योंकि इस प्रॉब्लम ने मुसलमानों को बरसों से परेशान कर रखा है एंड दे आर इन अ स्टेट ऑफ मेंटल एगनी।